आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दीवानगी एपिसोड 10 समझने के लिए शुरू के 9 एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा जो चैनल पर प्रसारित हैं। रत्ना चाची, कोमल दी, कहाँ हो आप लोग? आस्था आवाज़ लगाते हुए सारे रूम्स चेक कर रही थी। वो आवाज़ लगाते हुए शिप्रा के रूम में आई। शिप्रा ने ऊपर से नीचे तक आस्था को देखते हुए पूछा, रत्ना ये कौन है? ये भाई साहब की बेटी है, रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये युवराज भाई की बेटी है? उन्होंने शादी कब की और उनकी वाइफ कहाँ है? शिप्रा ने चिल्लाते हुए पूछा। आवाज़ इतनी तेज थी कि रीटा और रत्ना ने अपने अपने कानों पर हाथ रख लिए और आस्था अपने एक कान में उंगली डाले हुए बोली, अरे इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ कोई भी बहरा नहीं है। शिप्रा उसकी बात सुनकर उसे छोटी आंखें करके देखने लगी तो आस्था आगे बोली, वैसे आप कौन हो और आप मेरे घर में क्या कर रही हो? आस्था, ये शिप्रा है और आज ही आई है आई के साथ। रत्ना की बात सुनकर आस्था खुशी से चीखती हुई शिप्रा के पैरों से लिपटकर बोली, शिप्रा चाची, फाइनली आप भी आ गई। अब हम दोनों साथ में सिंड्रेला चाचू को परेशान करेंगे। शिप्रा उसके सिंड्रेला चाचू कहने के तरीके पर हैरानी से मुस्कुरा दी। वो नीचे झुकी और आस्था से बोली, वैसे आपका नाम क्या है? आस्था सिंह राठौर। उसका नाम सुनकर शिप्रा अपने मन में बोली, भाई ने अपनी बेटी का नाम आस्था श्रद्धा पर रखा है। आपकी मम्मा का नाम तो मुझे नहीं पता। मतलब? शिप्रा ने चौंकते हुए पूछा। शिप्रा, भाई साहब ने शादी नहीं की है, आस्था को उन्होंने अडॉप्ट किया है, रत्ना ने कहा। और अब आप आ गई हो तो क्या आप मेरी मदद करोगी? आस्था की बात पर शिप्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा। किस चीज़ में? श्रद्धा मम्मा को हमेशा के लिए मेरी मम्मा बनाने में, ताकि वो मुझे कभी छोड़ कर ना जाए। प्लीज़, वो अपनी आंखें नचाकर बोली। शिप्रा अपने दोनों हथेलियों पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोली, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? सिंड्रेला चाचू मतलब? शिप्रा ने हैरानी से पूछा। ओफो शिप्रा चाची, आप ही ना बहुत भोली हो। अगर आप मेरी हेल्प करोगी तो मैं आपकी और सिंड्रेला चाचू की शादी जल्दी से करवा दूंगी, उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। उसके बाद दोनों रत्ना और रीटा हंसने लगी और शिप्रा की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उसने तीनों से छुपाकर साफ कर लिया। चलो सब लोग, आई ने सबको लंच करने के लिए नीचे बुलाया है। कोमल अंदर आते हुए बोली, हाँ चलो। आस्था बेबी आ जाओ। शिप्रा उसकी तरफ अपनी बाहें फैलाते हुए बोली तो उसने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं चाची, अभी आप ठीक हो, लेकिन आस्था बेबी प्लीज़। चाची, ओके फाइन बेटा, हाथ तो पकड़ सकती हूँ ना? शिप्रा उसकी तरफ अपनी हथेली करते हुए बोली तो आस्था ने मुस्कुराते हुए उसकी हथेली थाम ली और कमरे के बाहर चली गई। रत्ना, रीटा और कोमल भी उनके पीछे आ गई। बप्पा, इतने सालों के बाद सबके चेहरों पर दोबारा खुशियाँ आई हैं, अब इन्हें ऐसा ही रखना, कोमल मन ही मन बोली। अब कैसा फील कर रही हो शिप्रा बेटा? सुभाष जी ने पूछा। शिप्रा मुस्कुराते हुए बोली, पहले से बेटर अंकल। गुड बेटा। अंकल एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो ना। अंकल, श्रद्धा यहाँ कैसे आई और उसे क्या हुआ है? ये सवाल वो अभी तक रत्ना या बाकी दोनों से पूछ नहीं पाई थी। पहले डॉक्टर का आना और फिर आस्था के साथ बातें। बेटा, गणेश चतुर्थी के एक रात पहले युवराज बेहोश श्रद्धा को घर लाया था। वो अचानक से युवराज की गाड़ी के सामने आ गई थी और उसके पीछे कुछ लोग पड़े थे। अगले दिन होश आने पर उसने किसी को भी नहीं पहचाना। डॉक्टर ने कहा कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। उनकी बात सुनकर शिप्रा के हाथों से चम्मच छूटकर प्लेट में गिर गया। वो हैरानी से लड़खड़ाती हुई जबान में बोली, मेरी श्री की याददाश्त चली गई। अब वो अपनी शिप्रा को नहीं पहचानेगी? आस्था उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, बिल्कुल पहचानेंगी मम्मा आपको चाची, आप तो उनकी बेस्ट फ्रेंड हो ना? उसकी बात पर शिप्रा ने हाँ में सर हिला दिया। काका, श्रद्धा बेहोश क्यों हो गई थी? रत्ना ने पूछा। उसके इस सवाल पर काका, सुभाष जी और वल्लभ जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बताना ही सही समझा। बेटा, श्रद्धा को काफ़ी वक्त से ऐसी दवाएं दी जा रही थी जिनमें मेडिसिनल ड्रग्स ना होकर दूसरे ड्रग्स थे, और अचानक से दवाएं चेंज होने के कारण वो बेहोश हो गई थी। ड्रग्स? रत्ना और कोमल ने एक साथ हैरानी से कहा। ये तुमने अच्छा नहीं किया चरण। अब समझ आया कि आखिर श्री तुम्हारी बातें क्यों मान लेती थी, क्योंकि वो खुद के कंट्रोल में नहीं होती थी।
मेरी जान बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब चाहे खुद को ही कुर्बान क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हें सज़ा दिलाकर ही रहूंगी, शिप्रा मन में बोल रही थी। क्या बात है पवन, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, छवि ने पवन की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहा। वो जो सोफे से सिर टिकाए आंखें बंद किए बैठा था, उसने अपनी आंखें खोल छवि की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं छवि, बस काम का टेंशन है। छवि उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझसे तो कम से कम झूठ मत बोलिए पवन, सच सच बताइए बात क्या है। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो। इतना कहकर वो 2 कदम आगे बढ़ गई तो वो पीछे से बोला, इस बार कितने में बिकी हूं मैं। छवि तुम, पवन ने पीछे से पलटकर तेज आवाज में कहा। छवि उसके पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपके तेज बोलने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी पवन। सच तो यही है कि जब आप इस तरह परेशान होती हैं तब प्रदीप राज मेरी बोली लगाकर आता है। उसकी बात सुनकर पवन ने अपना चेहरा फेर लिया तो वो आगे बोली, पवन, आप भले ही मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देते हो, लेकिन ये सच कभी नहीं बदलेगा कि मैं कभी प्रदीप राज की आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि आगे बढ़कर पवन ने उसको होंठों पर अपना हाथ रखा और उसको अपने गले से लगा लिया। छवि की आंखें नम हो गई। कुछ पल के बाद वो उससे अलग हुई और उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोली, दोबारा ऐसा कभी मत कहना छवि, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी हो और किसी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। रह गई बात तुम्हारी कीमत लगाने की, तो तुम भी जानती हो मैंने कभी किसी और को तुम्हें छूने तक की इजाज़त नहीं दी। जानती हूँ पवन, इसीलिए भरोसा है कि आप कभी मुझे कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन डर लगता है मुझे कि अगर प्रदीप को कभी पता चला तो। उसे कभी पता नहीं चलेगा, उसके होंठों पर उंगली रखते हुए बोला। वो उसके गले से लग गई। कुछ देर बाद पवन अपनी स्टडी में बैठा हुआ बीते सालों के बारे में सोच रहा था। छवि एक गांव की लड़की थी जिसे प्रदीप राज पैसों के दम पर खरीद कर अपनी रखैल बनाकर नासिक ले आया था। माफ कीजिएगा दोस्तों, कुछ शब्द कहानी की मांग को देखते हुए रखे गए हैं। उस वक्त वो 18 साल की ही थी। पवन को इन सब से सख्त नफरत थी, इसीलिए वो अपने पिता प्रदीप राज से दूरी बनाकर रखता था। 22 साल के पवन ने जब पहली बार छवि को मंदिर में भजन गाते हुए सुना था, तभी उसकी आवाज़ में खो गया था। वो हर सोमवार मंदिर जाती थी और पवन भी। उसके मंदिर से निकलते ही वो भी उसके पीछे चल पड़ता था। छवि सब कुछ देखकर भी अनदेखा करती रहती थी। वो अपने पहले से बर्बाद हुई जिंदगी में किसी और को भागीदार नहीं बनाना चाहती थी। हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहा और सावन का महीना आ गया। सावन के सोमवार चल रहे थे जब एक दिन हिम्मत करके पवन ने अपने दिल की बात उसके सामने रख दी। बदले में छवि ने उसे शांति से मना कर दिया, लेकिन पवन ने वजह जानने की जिद पकड़ ली और जाकर भरी बरसात में खड़ा हो गया। उसकी जिद के सामने हार मानकर छवि को उसे सब कुछ बताना पड़ा, जिसके तुरंत बाद पवन ने उससे मंदिर में शादी कर ली। पवन जब छवि को लेकर घर पहुंचा तो प्रदीप और बेला उन्हें देखकर भड़क गई। बेला ने तो ना जाने कितनी खरी खोटी छवि को सुना डाली। 11 साल की नन्ही कोमल उस वक्त छुपकर सब कुछ देख रही थी। पवन ने सीधे शब्दों में कोमल के साथ घर छोड़कर जाने की बात कह दी तो प्रदीप मन महसूस कर रह गया, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसकी नजरें हमेशा छवि को असहज करती थी। शादी के 3 साल बाद छवि ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसके और पवन ने शैंकी रखा। शैंकी के 4 साल के होने के बाद प्रदीप ने चरण की शादी श्रद्धा से करवा दी। चरण की शादी के 2 साल बाद कोमल घर छोड़कर चली गई थी। उस वक्त पवन छवि और शैंकी के साथ काम के सिलसिले में बाहर गया था, इसीलिए वो कोमल के जाने की वजह नहीं जान पाया। छवि श्रद्धा की माँ बनकर रहती थी, जिससे तकलीफ से पवन ने छवि को बचाया था। चरण ने श्रद्धा को उसी के गर्त में धकेल दिया था। साथ ही एक रात प्रदीप ने शैंकी को भी गायब करवा दिया। पवन को जब ये पता चला तो उसने शैंकी को ढूंढने की कोशिश की, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। दोनों ने पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की तो प्रदीप राज का नाम सुनकर ही किसी ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की। प्रदीप ने पवन के सामने शर्त रखी कि अगर वो और छवि उसकी सारी बातें मानने को तैयार हो जाती हैं तो वो बदले में हफ्ते में एक दिन उनकी शैंकी से बात करवा देगा। दोनों के ही पास उसकी शर्त मानने के सिवा कोई रास्ता ना था, इसीलिए उन्होंने हाँ कर दी। बेला हमेशा प्रदीप के हर काम में उसका साथ देती थी, इसीलिए दोनों का साथ सिर्फ श्रद्धा ने ही दिया। किसी बड़ी इलीगल डील के लिए प्रदीप छवि की बोली लगा देता था।
पवन ही हमेशा छवि को छोड़ने और लाने जाता था और हमेशा खाने के वक्त वो सामने वाले की ड्रिंक्स में नींद की गोलियां डाल देता ताकि वो छवि को बचा सके। और वो कामयाब भी हो जाता, लेकिन उन्हें डर सताता रहता कि अगर कभी प्रदीप को कुछ भी पता चला तो वो शैंकी के साथ क्या करेगा। उठ गई तू, कितना सोने लगी है? मेरी श्री तो इतना भी सोती नहीं थी। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, वरना पंडाल पहुंचने में देर हो जाएगी। श्रद्धा की आंखें खोलते ही बगल में बैठी शिप्रा की छुक छुक गाड़ी शुरू हो गई। श्रद्धा धीरे से उठकर हेडबोर्ड से टिक कर बैठी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिप्रा को देखने लगी। शिप्रा उसे देखते हुए बोली, अब ऐसी घूर क्या रही है? तेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं, इतनी जल्दी भूल गई मुझे? मतलब मैं 4 दिन छोड़कर क्या गई, ये तो मुझे भूल ही गई। देख रही हो ना तुम तीनों कैसे अनजाने की तरह मुझे घूर रही हैं। उसने सामने खड़ी रत्ना, रीटा और कोमल को देखकर कहा, अरे अब कुछ तो बोल, ये क्या साइलेंट मोड ऑन करके बैठी है? अरे कम से कम मेरा नाम तो बोल, श्रद्धा की बच्ची। श्रद्धा उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। आंखों के सामने कॉलेज के कुछ धुंधले से लम्हे चल रहे थे, जिसमें एक लड़की छुप छुप गाड़ी की तरह बोले जा रही थी और दूसरी उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। बस कीजिए शिप्रू, आप थकती नहीं हैं? बोल बोल कर श्रद्धा ने कहा तो उसकी बात सुनकर शिप्रा खुशी से उसकी तरफ देख कर बोली, दोबारा बोल श्री, अभी तूने क्या कहा? दोबारा बोलना श्री। क्या हुआ, हमने कुछ गलत बोल दिया क्या? श्रद्धा ने हैरानी से पूछा। शिप्रा उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, दोबारा बोलना श्री, तूने मुझे शिप्रू कहा ना, दोबारा बोलना शिप्रू। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए दोबारा कहा तो शिप्रा खुशी से उसके गले लग गई और आंखों में आंसू आ गए। श्रद्धा उसकी खुशी की वजह समझने की कोशिश कर रही थी। मम्मा, चाची, जल्दी चलिए, ड्राइवर अंकल वेट कर रहे हैं, देर हो रही है, आस्था अंदर आती हुई बोली। आस्था बेबी, आप तो बहुत क्यूट लग रहे हो, किस पर बिजली गिराने का इरादा है? अपनी आंखें मटकाते हुए शिप्रा ने कहा। डार्क वाइन कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में आस्था बहुत क्यूट लग रही थी। और किस पर? अपने प्यारे प्यारे चाचू पर, आस्था इतराते हुए बोली तो उसके यूं कहने पर सब हंसने लगे और श्रद्धा दोनों को घूरते हुए बोली, शिप्रू ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और आस्था बेटा आप भी। शिप्रा उसके गले में बांह डालते हुए बोले, चिल श्री, बेबी जस्ट चिल यार, वी ऑल आर ग्रोन अप्स, राइट गर्ल्स? एब्सोल्युटली राइट, रीटा, रत्ना, कोमल और आस्था एक साथ बोले। श्रद्धा शिप्रा का हाथ हटाकर बेड से उतरते हुए बोली, सबकी सब एक जैसी हो। हम जा रहे हैं तैयार होने, किसी को आना हो तो आ जाना। इतना कहकर श्रद्धा कमरे से बाहर चली गई। हे श्री, लिसन यार, शिप्रा ने पीछे से आवाज़ दी, लेकिन श्रद्धा ने उसे फुल्ली इग्नोर कर दिया। वैसे शिप्रा चाची, आज 10-12 लोगों की आंखें फूटने वाली हैं। क्यों आस्था बेबी? क्योंकि आज कोई डैम हॉट एंड ब्यूटीफुल लग रहा है और सबकी नज़रें उसी के ऊपर रहने वाली हैं। सो सिंड्रेला चाचू 10-12 लोगों की आंखें तो फोड़ ही सकती है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम का पता नहीं। उसने अपने बाल पीछे झटकते हुए कहा तो शिप्रा आंखें फाड़े उसे देखने लगी और रीटा हंसते हुए बोली, ये संजय भाई की भतीजी है राइट? इस मामले में पूरी की पूरी संजय की कॉपी है। शिप्रा नन्ही सी आस्था को घूरते हुए बोली, मेरी तारीफ हो गई हो तो अब चलें? तुम्हारी इन बातों में मम्मा भी तैयार होकर अब तक निकल गई होंगी, अब आप में से ही किसी को ड्राइव करना होगा। इतना कहकर आस्था बाहर निकल गई। शिप्रा तीनों के साथ बाहर जाते हुए बोली, और क्या सिखाया है संजय ने इसे? दी, अब तो आप साथ ही रहने वाली हैं, खुद ही देख लीजिएगा, कोमल ने कहा। राइट, इतना कहकर रीटा हंसने लगी। ड्राइवर अंकल? जी आस्था बेबी। अंकल गाड़ी थोड़ा तेज़ चलाइएगा, हमें मम्मा से पहले पहुंचना है। ठीक है बेबी, आप सब लोग सीट बेल्ट लगा लीजिए, ड्राइवर ने सबसे कहा और गाड़ी थोड़ी तेज़ रफ्तार में पंडाल की तरफ बढ़ा दी। शिप्रा खिड़की से सर टिकाए बाहर देखते हुए अर्जुन के बारे में सोची जा रही थी। अभी तक उसने किसी से भी, युवराज, संजय, अर्जुन से ठीक से बात नहीं की थी। उसे अर्जुन से बात करने में डर लग रहा था, पहली बार घबराहट हो रही थी। वो मन ही मन बोले, अर्जुन के सवालों के जवाब कैसे दूंगी मैं? तब तो टाल दिया था, लेकिन अब तो हर पल वो मेरी आंखों में अपने सवालों के जवाब ढूंढेगा। तब तो कदम रुक गए थे, लेकिन अब ना जाने क्या होगा, सोचते हुए उसने अपना सर सीट से टिका दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें देखते ही हमारे मुंह से अपने आप ही शिप्रू निकल गया। जब वो हमसे बात कर रही थी तो हमें ऐसा लगा कि जैसे ऐसा हमारे साथ पहले हो चुका है। जानते हैं आप, जब वो बोल रही थी ना,
तब हमारी आंखों के सामने दो लड़कियां बात करती हुई दिखाई दी। उनके चेहरे साफ नहीं थे, लेकिन हमें लगा कि वो हम और शिप्रा हैं। श्रद्धा ने बगल में बैठे युवराज की तरफ देखती हुई कहा, जो इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। युवराज खुद आए थे श्रद्धा को पिक करने। आप ज्यादा मत सोचिए श्रद्धा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, युवराज उसे समझाते हुए बोले। लेकिन मिस्टर राठौर, हम जानना चाहते हैं अपने बारे में, आपके बारे में, सबके बारे में। आप तो कुछ बताते ही नहीं, वो खिड़की की तरफ अपना मुंह फेरती हुई बोली। युवराज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, जब हमें लगेगा तब हम आपको सब बता देंगे। तब तक अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए। आपने हमारे दिमाग को छोटा कहा? हाँ कहा। और आपका दिमाग है भी तो इतना सा ही। ऐसा नहीं है श्रद्धा जी, नहीं ऐसा नहीं है। आपका दिमाग आस्था से भी छोटा है मिस्टर राठौर। जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। इतना कहकर वो मुंह फुलाकर बाहर की तरफ देखने लगी। आपके तो एक मुस्कान पर हम दिल निकाल कर रख दें, फिर आपका यूं अदा से रूठ जाना हमारी जान ही ना निकाल दे, युवराज ने हल्के से मुस्कुराकर धीरे से कहा और श्रद्धा की तरफ देखने लगे। सिंड्रेला, नहीं प्लीज। अरे रुक ना सिंड्रेला, युवराज रोक ना इसको। संजय पीछे से अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला। पंडाल में दाखिल होने से लेकर अब तक कई लड़कों की नजरें शिप्रा की तरफ घूम गई थी, क्योंकि रत्ना, रीटा, कोमल और श्रद्धा की तरफ देखने की किसी में हिम्मत नहीं थी। पर शिप्रा नहीं थी वहाँ। जैसा कि आस्था ने कहा था, सबकी नजरें उसकी तरफ ही रहने वाली हैं। व्हाइट स्लीवलेस सूट के साथ मल्टी कलर शरारा और दुपट्टा लिए, खुले बाल माथे पर छोटी सी बिंदी के साथ शिप्रा पूरी कयामत लग रही थी। पूजा होने के बाद शिप्रा सबके साथ बैठकर प्रोग्राम एंजॉय कर रही थी कि उसके सामने वाले टेबल पर बैठे कुछ आवारा लड़कों ने अपनी बदतमीजी शुरू कर दी और शिप्रा के ऊपर अश्लील कमेंट करने लगे, जिन्हें सुनकर अर्जुन का खून खौल रहा था। अर्जुन जलती निगाहों से सामने खड़े लड़कों को घूरते हुए बोला, संजय छोड़ मेरा हाथ, अभी बताता हूँ लड़की और माल में क्या फर्क होता है। सिंड्रेला भाई क्या कर रहा है यार, रहने दे, छोड़ ना। अब शिप्रा इतनी सुंदर लग रही है तो उन बेचारों की क्या गलती। संजय उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। ये संजय बॉस आग बुझा रहा है या आग में घी डाल रहा है? गुरु रॉकी से धीरे से बोला। रॉकी अपनी हंसी रोकते हुए बोला, घी नहीं, पेट्रोल डाल रहा है। वैसे भी आज अर्जुन का दिमाग खराब है तो फायदा उठा रहा है। इधर अर्जुन और संजय की बहस चल रही थी। तभी युवराज ने दोनों की गर्दन पकड़कर सामने की तरफ कर दी और सामने का सीन देखकर दोनों की आंखें बड़ी हो गई। दोनों गिरते गिरते बचे। शिप्रा दुपट्टा कमर से बांधे, हाथों में डंडा लिए उनमें से एक को कूट रही थी और बाकी तीनों, रीटा, रत्ना, कोमल ने भी एक एक को संभाल लिया था। आस्था श्रद्धा की गोद में मस्त बैठी वीडियो शूट कर रही थी। आसपास भीड़ जमा हो गई थी जो उन्हें जलती निगाहों से घूर रही थी। युवराज दोनों की गर्दन छोड़ते हुए बोले, वो कमजोर नहीं है, उस वक्त किसी मजबूरी के कारण मजबूर थी वो, जिसकी वजह से चरण ने ये हाल किया, वरना लड़कियों को कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती। इस बात को अपने छोटे से दिमाग में बैठा लो, फायदे में रहोगे, समझे ना आप चारों। उनकी बात सुनकर चारों ने हाँ में सर हिला दिया और सामने चल रही कुटाई का लाइव प्रसारण देखने लगे। तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है हम। साला जिसका जो मन में आएगा हमें बोलकर चला जाएगा और हम कुछ नहीं करेंगे। शिप्रा एड़ी के बल बैठकर उस लड़के का जबड़ा हथेली जकड़ते हुए बोले। शिप्रा त्यागी को एक नज़र देख सको इतनी भी औकात नहीं है तुम्हारी, और साला मुझ पर ही कमेंट करेगा ना तो तेरे बाप की जागीर हूँ और ना तेरी। वैसे एक बात बता, ये जो तूने अभी मुझे बोला वही बात अगर कोई तेरी बहन को बोले तो मैं जहर लगती हूँ, मुझे एक घूंट में पिएगा तू। अब अगर यही बात को तेरी बहन से बोले तो, ए लड़की जबान संभाल कर बोल मेरी बहन के बारे में। लड़का अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए बोला। शिप्रा उसका कॉलर पकड़कर उसे एक तमाचा जड़ते हुए गुस्से से बोली, क्यों बे, तेरी बहन बहन और दूसरों की बहन खिलौना? बहुत मिर्ची लग रही है ना अपनी बहन के बारे में सुनकर। तो मैं भी तो किसी की बहन, किसी की बेटी हूँ। अगर सुनने की ताकत नहीं है तो बोलने की हिम्मत कैसे की? शिप्रा की बात सुनकर उन सभी लड़कों की नजरें झुक गई, साथ ही भीड़ में खड़े कई ऐसे लोगों की भी जिन्होंने कभी ना कभी ऐसा कुछ कहा और ऐसा कुछ किया था। शिप्रा अपनी जगह से खड़ी हुई और उनके सामने श्री को हटाकर खुद पंजों के बल उनके सामने बैठते हुए बोली,
आगे से एक बात ध्यान रखिएगा कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती। अगर वो मौत के करीब जाकर एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में ला सकती हैं, अपनी औलाद को ज़िंदगी दे सकती हैं, तो वही औरत वो ज़िंदगी छीन भी सकती है। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना अगर हमने मारना शुरू किया ना, तो अर्थी पर रखने के लिए हड्डियाँ तक नहीं बचेंगी। उसके इतना कहते ही वो लोग अपनी टूटी फूटी हालत को संभालते हुए वहाँ से भाग निकले। तो युवराज बोले, समझ गए ना चारों कि औरतें क्या हैं? हाँ भाई, जी बिग बॉस, गुड। अब हम ज़रा अपनी फूलन देवी को संभालते हैं और तुम लोग अपनी को, युवराज ने कहा और वहाँ से श्रद्धा के पास चले गए। उनके जाने के बाद संजय तीनों से बोला, यार जब श्रद्धा और शिप्रा ऐसे ही इन जैसों की हवा टाइट कर देती है तो फिर वो चरण कैसे बच गया अब तक? अब ये तो वही बता सकती हैं, गुरु ने कहा। वैसे तूने कोमल को प्रपोज करने की तैयारी की या नहीं? नहीं, सुबह से इतना कुछ हो गया तो वक्त ही नहीं मिला, और अब तो इस चरण का मामला निपटने के बाद ही बात करूंगा कोमल से। गुरु ने कोमल की तरफ देखते हुए बोला, जो कि इस वक्त एक चेयर पर आंखें बंद किए सर टिकाए हुए बैठी थी। श्रद्धा सुनिए तो, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, युवराज उसके पीछे पीछे भागते हुए बोले, जो कि इस वक्त गुस्से से बाहर की तरफ जा रही थी। श्रद्धा सुनिए तो, कहते हुए उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली तो वो उनका हाथ झटकते हुए बोली, क्या सुने हम? बोलिए, क्या सुने? इतने देर से वहाँ बैठकर सुन ही रहे थे। वो तो आस्था थी हमारे पास, वरना हम बिना आंखें निकाले छोड़ते नहीं उनको, वो युवराज पर बिफरते हुए बोली। युवराज 2 कदम पीछे हटकर बोले, शांत श्रद्धा, शांत, इतना गुस्सा मत कीजिए, और हम पर तो बिल्कुल भी नहीं, हमने तो कुछ कहा तक नहीं। हाँ तो क्यों नहीं कहा? अगर आपने उन्हें सिर्फ एक नज़र देखते ना तो उनकी इतनी ज़बान नहीं खुलती, और ना ही हमारी शिप्रू को कुछ करना पड़ता, वो मुंह फुलाते हुए बोले। युवराज उसकी बात सुनकर उसके सामने आए और उसका चेहरा पकड़कर ऊपर करते हुए बोले, तो आप इसलिए हमसे नाराज़ हैं कि हमने किसी को कुछ नहीं कहा? हमने ऐसा तो नहीं कहा कि हम आपसे नाराज़ हैं, लेकिन आपकी हरकतें तो यही कह रही हैं कि आप हमसे नाराज़ हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। युवराज ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, चाहे तो अब भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसा कि आपने कहा कि एक औरत अगर ज़िंदगी दे सकती है तो मौत भी, और ये बात आपने लोगों को खुद अपने बलबूते पर ही समझानी होगी। हम आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन सहारा नहीं बन सकते, और ना ही बनना चाहते हैं, समझिए आप? अपनी बात कहते हुए युवराज लगातार उसकी आंखों में झांक रहे थे, जिसके कारण उसकी नजरें झुक गईं। उसकी झुकी पलकें देखकर अनायास ही युवराज के लबों पे कुछ अल्फाज निकल गए। बातें लफ्जों से होती तो कोई मसला ना था, नजरें झुकाकर उन्होंने मामला ही बिगाड़ दिया। वो मुस्कुराती हुई वहां से निकल गई। युवराज उसे देखकर मुस्कुरा दिए। क्या सोच रही हो रत्ना? संजय ने रत्ना को पीछे से बाजू में भरते हुए कहा। वो जो कि बाहर चांद को देख रही थी वो बोली, यही सोच रही थी संजय कि सब कुछ कितना खूबसूरत है ना। मतलब श्रद्धा और शिप्रा दोनों वापस आ गई, भाई साहब और अर्जुन की मोहब्बत अब उनके साथ है, आस्था को भी माँ का प्यार मिल गया, रॉकी, रीटा, कोमल, गुरु, काका, वल्लभ अंकल, सुभाष अंकल, आई, अब तो सब कुछ है ना हमारी छोटी सी दुनिया में, सब ठीक हो गया है ना? संजय उसकी बात पर गंभीरता से बोला। अभी बहुत कुछ बाकी है रत्ना। क्या मतलब? मतलब फिर कभी समझाऊंगा, अभी तो मुझे मेरी रत्ना के साथ थोड़ा सा वक्त चाहिए, जिसमें सिर्फ मैं और वो, किसी और का कोई ख्याल तक नहीं। अपने होंठ रत्ना के कानों के पास ले जाकर उसने कहा तो उसके गाल गुलाबी हो उठे। उसने पलटकर संजय के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। दूर खड़े सुभाष जी उन्हें देखकर बोले, बप्पा मेरे बच्चों की जिंदगी में कोई तूफान न आए, बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हैं सब, अब और नहीं। वो इस वक्त समुद्र किनारे खड़ी थी, हवा उसके चेहरे को छूती हुई गुजर रही थी, जिससे उसके बालों की लटें उसके गाल चूम रही थी। वो अपनी खाली आंखों से समुद्र में उठती और गिरती लहरों को देखते हुए अपना वजूद तलाशने की कोशिश कर रही थी। हर उठती लहर उसकी आंखों में चमक ले आती और गिरती उदासी। दिल में बेतहाशा दर्द लिए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दिल कश्मकश में था और दिमाग अपनी उलझनों में उलझा सा था। क्या मुझे भाई को सब कुछ बता देना चाहिए? लेकिन ज़्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानती, मैं तो अपनी पहचान तक नहीं जानती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? प्लीज़ पप्पा मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ आप ही बताइए मैं क्या करूं? दिल कहे वही कीजिए। यकीन मानिए, दिल से लिए गए फैसले कभी गलत साबित नहीं होते। किसी ने उसके पीछे से कहा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। अपने सामने खड़े गुरु को देखकर वो हैरान रह गई। गुरु आगे बोला, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कोमल,
जब भी तुम परेशान होती हो या किसी कश्मकश में होती हो तो तब यहीं आती हो। उसके बाद पर कोमल ने हल्के से सिर हिला दिया और वापस समुद्र की तरफ देखने लगी। गुरु ने उसके बगल में खड़े होते हुए पूछा, क्या बात है कोमल, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? अतीत की कुछ बुरी यादें जो आज तक सबसे छुपा कर रखी ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। लेकिन वो अतीत फिर से मेरा पीछा करते करते मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो शांत आंखों से समुद्र को देखते हुए बोली, कुछ हुआ है क्या कोमल? चाहो तो मुझे बता सकती हो। नहीं, अभी बताने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा, गुरु ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। दो दीवाने चांद की रोशनी में समुद्र किनारे बैठे उसी चांद को देखते हुए उससे फिर एक बार अपने दिल की बातें कर रहे थे। बगल में बैठे अपने दिलबर से उनकी आंखें तक मिलाने की हिम्मत नहीं थी, या यूं कहें कि उन आंखों के आंसू छुपाने की जद्दोजहद कर रहे थे। 2 घंटे बीत गए थे। शिप्रा, कुछ तो बोलो, वो मन में बोली। क्या बोलूं अर्जुन, कुछ समझ नहीं आ रहा। 13 साल बाद तुम्हें देखा लेकिन तुम्हारे गले से लगकर रोने की हिम्मत तक नहीं हुई। दोनों के बीच की खामोशी तोड़ते हुए अर्जुन ने चांद की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया। जानती हो शिप्रा, पिछले 13 सालों में ऐसा कभी एक दिन भी नहीं गया जब इस चांद से मैंने अपने दिल की बात ना कही हो। मुझे ये लगता था कि जैसे मैं इस चांद को देख रहा हूँ वैसे ही कहीं ना कहीं तुम भी इसे देख रही होगी और मेरी बातें तुम तक पहुँच जाती होंगी। इस चांद से मेरा भी कुछ ऐसा ही नाता था अर्जुन। पहले तुम्हारी यादों को इसी में ढूंढती थी और फिर मेरे हर दर्द का हमराज भी यही बना। जब भी दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता तब इसी से बांटती थी। लगता था कि वो तुम तक पहुंच गया है, मैं उस दर्द से आज़ाद हो गई। इतना कहकर वो चुप हो गई। अर्जुन ने उसके हाथ पर हाथ रखा। अब उसके सब्र का बांध टूट गया और वो उसके गले लगकर रो पड़ी। अर्जुन बस उसके सर पर हाथ फेरता रहा। वो उसे सकते हुए बोली, क्यों अर्जुन, आखिर क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमें इतनी तकलीफ मिली? माँ पापा को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। श्री श्री ने अपना बच्चा खो दिया मेरी आंखों के सामने। अर्जुन, मैं कुछ नहीं कर पाई। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया अर्जुन, सब कुछ बर्बाद हो गया। शिप्रा की बातें सुनकर अर्जुन को झटका सा लगा। श्रद्धा का बच्चा, शिप्रा के माँ पापा की डेथ, इन दोनों ही बातों ने उसे हैरान कर दिया था। जिसने मेरी आंखों के सामने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसे खुद के सामने देखते हुए भी मैं उसे एक खरोश तक नहीं पहुंचा पाई। अर्जुन, क्यों? आखिर हमारी क्या गलती थी? किस बात की सज़ा मिली हमें? अर्जुन ने उसे रोने दिया। वो जानता था कि शिप्रा ने सालों से अपने अंदर का दर्द दफन कर रखा है, कभी खुद को तो कभी किसी किस्मत को कोसती। वो उसके गले से लगकर रोई जा रही थी। रोते रोते उसकी सांसें अटकने लगी तो अर्जुन उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, चुप हो जाओ शिप्रा, प्लीज अब चुप हो जाओ। क्यों अर्जुन, इन सब में माँ पापा की क्या गलती थी? क्यों मार दिया उसने माँ पापा को? उसने अपने खुद के बच्चे तक को जिंदा नहीं छोड़ा। क्यों चले गए थे तुम मुझे छोड़कर? तुम साथ होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसका रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। चरणराज, वादा करता हूँ जितनी तकलीफ शिप्रा को तूने दी है उससे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ मैं तुझे दूंगा। ऐसी मौत दूंगा तुझे कि तेरी रूह तक कांप जाएगी। अर्जुन ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन कहा। सो गई? युवराज ने आस्था के कमरे में आते हुए श्रद्धा से पूछा। जी मिस्टर राठौर, देखिए ना कितनी प्यारी लग रही है। श्रद्धा आस्था का कम्बल ठीक करते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही है। आपने दवाई ली? नहीं, हमें नहीं खानी। क्यों श्रद्धा? वो बहुत कड़वी है मिस्टर राठौर। लेकिन आपको खानी तो पड़ेगी ना श्रद्धा, वरना आपकी हेल्थ पर इफेक्ट होगा। युवराज ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। मिस्टर राठौर प्लीज, हमें नहीं खानी। श्रद्धा अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली, ठीक है फिर मत खाइए। युवराज के इतना कहते ही वो खुशी से बोली, सच मिस्टर राठौर, थैंक यू सो मच। अरे हमारी बात तो पूरी होने दीजिए। आप दवाई मत खाइए, हम आपको इंजेक्शन दे देते हैं। युवराज ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा तो वो मुंह खोले उन्हें देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं आप? युवराज ने ऐसे पूछा जैसे उन्होंने कुछ कहा ही ना हो। मिस्टर राठौर, वो खींचते हुए बोली। क्या श्रद्धा? वो अपना मुंह फुलाते हुए बिस्तर से उठी और अपना दुपट्टा लेते हुए बोली, चलिए ले लेते हैं हम दवाई। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। युवराज ने एक उड़ती उड़ती नजर उस पर डाली, फिर आस्था का माथा चूमकर श्रद्धा के पीछे जाते हुए मन ही मन बोले, दोनों माँ बेटी बिल्कुल एक जैसी है, हर चीज में नखरे। इतना कहते हुए वो मुस्कुराए, लेकिन फिर उनकी मुस्कान गायब हो गई। लेकिन श्रद्धा और आस्था को एक ना एक दिन तो अलग होना ही होगा।
तब क्या करेंगे हम? आस्था तो ऐसे जुड़ चुकी है श्रद्धा से जैसे वो इनकी ही माँ हो। सच ही कहते हैं कि दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये लीजिए आपकी दवाइयाँ, ये वाटर बॉटल और ये आपकी बुक्स। आप दवा ले लीजिए और ज़्यादा देर तक मत जागिएगा। अब हम चलते हैं, युवराज ने एक करके सब कुछ श्रद्धा के बेड के साइड के टेबल पर रखते हुए कहा। वो जो बेड के क्राउन से सिर टिकाए लेटी हुई थी वो बोली, थोड़ी देर रुक जाइए ना, रात हो गई है श्रद्धा। इस वक्त हम ऐसे आपके कमरे में, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए, जब तक हम सो नहीं जाते। हमें अकेले डर सा लगता है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, प्लीज़। वो अपनी आंखों से गुजारिश करते हुए बोली तो युवराज मना नहीं कर पाए। श्रद्धा के हाथों में दवा देकर वो उसके बगल में टेबल पर बैठ गई। श्रद्धा ने पहले गोलियों को देखकर मुंह बनाया, फिर मुंह में डाल ली। युवराज ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। उसने ग्लास लिया और एक सांस में पूरा पानी पी लिया। उसकी इस हरकत पर युवराज मुस्कुरा दिए। अब सो जाइए, युवराज ने प्यार से कहा तो उसने लेटकर आंखें बंद कर ली। युवराज ने साइड लैंप जलता छोड़ा, बाकी सभी लाइट्स बंद कर दी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो युवराज से बोली, मिस्टर राठौर नींद नहीं आ रही है, आंखें बंद कीजिए, आ जाएगी। युवराज ने कहा, नहीं मिस्टर राठौर, नींद नहीं आ रही है। श्रद्धा ने दोबारा कहा तो युवराज ने धीरे धीरे उसका सर पर फेरते हुए लोरी गाना शुरू कर दिया। श्रद्धा ने उनका हाथ पकड़कर अपने गालों के नीचे लगा लिया और युवराज की आवाज़ सुनते हुए धीरे धीरे उसकी पलकें बोझिल हो गई। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो चरण? मेघा ने उसको दवाई देते हुए पूछा। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। क्यों? चरण ने उसके हाथ से दवा लेते हुए कहा। अगर तुम कुछ नहीं छुपा रहे तो आज इतने सालों बाद अर्जुन क्यों आया था? श्रद्धा और शिप्रा, क्या किया था तुमने? मेघा उसे शक की निगाहों से देखते हुए बोली। तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं चरण, मैं शक नहीं कर रही हूँ, बस पूछ रही हूँ कि अर्जुन जो भी बोल रहा था उसमें 1% भी सच्चाई है या नहीं? नहीं। क्यों? मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता, मेघा मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है, तुम आराम करो, मैं भाभी की मदद करने जा रही हूँ। चरण ने धीरे से कहा और मेघा अपने कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद चरण ने किसी को फ़ोन करके कहा, कुछ भी करो लेकिन श्रद्धा मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, उसे कैसे भी करके वहाँ से निकालो। उसके पास वो राज है जो हमें बर्बाद कर सकते हैं। कोशिश नहीं, मुझे श्रद्धा चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। कुछ ऐसे ही फ़लसफ़े लिखे जा रहे थे सभी की ज़िंदगियों में। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, लेकिन इस बार सब साथ में थे, खुशी में भी और गम में भी। अर्जुन का साथ मिलने से शिप्रा के मन के घाव धीरे धीरे भरने लगे थे। अभी तक उसने पिछली बातों का जिक्र नहीं किया था और उसे सबके साथ हंसता मुस्कुराता देख युवराज ने उससे कुछ भी पूछने के लिए मना कर दिया था। श्रद्धा की सेहत पहले से बेहतर हो रही थी। पहले उसे दवाइयों के साथ ड्रग्स दिए जाते थे जिसके कारण दवाइयों का उसके बॉडी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब नई दवाइयाँ उसके ऊपर असर कर रही थी। हर दिन की शुरुआत बप्पा की आरती के साथ होती थी, जिसके बाद घर पर रोज़ डाइनिंग टेबल पर श्रद्धा के हाथों का लाजवाब खाना सजा रहता था। कुछ आस्था की फरमाइश पर बनता था, जो कुछ संजय की। नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम पर लग जाते थे। आस्था स्कूल, युवराज संजय गुरु रॉकी ऑफिस, काका काकी वल्लभ जी और सुभाष जी के साथ में ही रहते और अपने फ्यूचर में आने वाले पोता पोतियों के बारे में बात करते। अर्जुन के लंदन जाने के बाद शिप्रा ने भी लॉ किया था और अब वो अर्जुन के साथ अंदर घर से ही काम सीखने लगी थी। चरण प्रदीप के साथ मिलकर हर कोशिश कर रहा था ताकि श्रद्धा को वापस अपनी मुट्ठी में कर सके, लेकिन युवराज ने श्रद्धा और शिप्रा को पूरी सिक्योरिटी के साथ अपने बंगले पर रखा था, जिसके कारण वो उन्हें छू भी नहीं सकते थे। रीटा, रत्ना और कोमल ने वापस संजीव संभाल लिया। मेघा सच जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर शिप्रा और श्रद्धा का क्या राज है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी बीच पवन और छवि की मुलाकात युवराज से हुई। प्रदीप ने अनजाने में छवि को युवराज के पास ही भेजा था। उस मीटिंग में उन्होंने युवराज को वो सब बताया जो वो जानते थे, जिसे सुनने के बाद युवराज का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आस्था को श्रद्धा की लोरी के बिना नींद नहीं आती थी और श्रद्धा को युवराज के बिना। शिप्रा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी श्री के साथ ही बिताती थी। मोहब्बत सबके दरमियान बढ़ती जा रही थी। श्रद्धा को अक्सर पुरानी यादें धुंधली सी दिखाई देती थी, लेकिन अब तक उनकी धुन साफ नहीं हुई थी। देखते ही देखते 6 दिन बीत गए। 6 महीने बाद रात के वक्त युवराज अपने स्टडी में बैठे थे। हम अंदर आ जाए मिस्टर राठौर? श्रद्धा ने दरवाज़ा नॉक करते हुए पूछा। टेबल पर ढेर सारी फाइल्स पड़ी हुई थी और युवराज अपनी कुर्सी से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठे थे। उसकी आवाज़ सुनकर उन्होंने
आंखें बंद किए ही जवाब दिया, आ जाइए श्रद्धा। वो अंदर आई और उन्हें देखकर पूछा, क्या हुआ मिस्टर राठौर, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं श्रद्धा, हम ठीक हैं। आपको कुछ काम था? अगर ठीक है तो ऐसे ही क्यों बैठे हैं? वो उन्हें घूरते हुए बोली। कुछ नहीं श्रद्धा, बस ऐसे ही। वो अपने कमर की दोनों तरफ हाथ रखकर बोली, सर दर्द हो रहा है ना? देखिए मिस्टर राठौर, झूठ तो बोलिएगा मत, सच सच बताइए। युवराज ने अपनी आंखें खोलकर बेचारगी से उसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। दवाई ली आपने? श्रद्धा ने पूछा तो युवराज बोले, नहीं, हमें दवाई सूट नहीं करती। आप अपने कमरे में चलिए मिस्टर राठौर, हम अभी आते हैं। लेकिन श्रद्धा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप कमरे में चलिए। पता नहीं इतना काम करने की क्या ज़रूरत है। कभी कभी तो हमें लगता है कि आप बॉस नहीं, एम्प्लॉय हैं। उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा तो युवराज ने कमरे में जाने में ही अपनी भलाई समझी। इधर बैठिए, उसने फुट बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा तो युवराज चुपचाप बैठ गए। श्रद्धा ने साथ लाई कटोरी साइड में रखी और एक टॉवल युवराज के कंधे के इर्द गिर्द लपेटकर उनके सर पर धीरे धीरे तेल मालिश करने लगी। जैसे जैसे उसकी नाजुक उंगलियां युवराज के बालों में चल रही थी, वैसे वैसे मानो उनका पूरा दर्द काफूर हो गया हो। उन्होंने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद वो आराम से बोले, आपके हाथों में जादू है श्रद्धा, है ना? पापा भी यही कहते थे। श्वेता ने अचानक से चहकते हुए कहा तो युवराज के चेहरे पर अनायासी मुस्कान आ गई। उसने आईने में उसकी मुस्कुराहट देखी तो बोले, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं मिस्टर राठौर? आप ना हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहा कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं आप। श्रद्धा, आपको कुछ बात करनी थी ना? जी, लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। क्यों, ऐसी कौन सी बात करनी है आपको? नहीं, पहले आप वादा कीजिए। ठीक है, वादा, गुस्सा नहीं करेंगे। अब बोलिए। श्रद्धा ने लंबी सांस ली और बप्पा का नाम लेकर बोली, कल आप बप्पा को विदा करने चलेंगी और विसर्जन भी खुद ही करेंगी। आप जानती हैं ना क्या कह रही हैं? युवराज ने सख्त लहजे में पूछा। जी मिस्टर राठौर, वो धीरे से बोली। और आपको अब तक कितना तो पता ही चल गया होगा कि हम ना तो बप्पा को लाने जाते हैं और ना ही विदा करने। जी मिस्टर राठौर, फिर आपके दिमाग में ये बात कैसे आई श्रद्धा? वो अपने हाथ पीछे करते हुए बोले, मिस्टर राठौर, हमें नहीं पता कि आप विसर्जन में शामिल क्यों नहीं होते या क्यों नहीं होना चाहते, लेकिन कोई भी वजह इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो आपको खुश होने से रोके। युवराज अपनी जगह से खड़े हुए और श्रद्धा की तरफ देखकर बोले, विसर्जन के ठीक एक दिन पहले दुनिया उजड़ गई थी हमारी। अपने पापा को खो दिया था, हमेशा हमेशा के लिए, समझिए आप? युवराज ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। उनकी आवाज़ सुनकर वो सहम गई, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए बोली, पर मिस्टर राठौर, आपके पापा ये तो नहीं चाहेंगे कि आप उनके जाने के कारण आप खुशियों से मुंह मोड़ लें। आस्था ने हमें बताया कि सब हर साल आपका इंतज़ार करते हैं और आप कभी नहीं जाती। क्यों मिस्टर राठौर, आपको सिर्फ अपना दुख दिखता है, उन लोगों के चेहरों की मायूसी नहीं दिखती जो आपके ना जाने से होती है? बोलिए, नहीं दिखती आपको? उसने कहा तो युवराज ने अपना चेहरा फेर लिया। वो अपनी हथेलियों से उनका चेहरा भरते हुए बोली, हम जानते हैं मिस्टर राठौर, कुछ यादें तकलीफ देती हैं, लेकिन हम उन बुरी यादों की जगह कुछ अच्छी यादें भी तो बना सकते हैं ना, जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। उसकी बात सुनकर युवराज ने पलकें झपका दी। वो आगे बोले, कल आप चलेंगे ना? उन्होंने धीरे से श्रद्धा के दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाए और उन्हें पकड़ते हुए कहा, हम ज़रूर चलेंगे। अब आप जाकर आराम कीजिए। लेकिन आपके सर दर्द? बिल्कुल ठीक है, आप जाकर आराम कीजिए। कहते हुए युवराज ने उसके हाथ छोड़ दिए। गुड नाइट, श्रद्धा ने धीरे से कहा और अपना दुपट्टा संभालते हुए कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद युवराज बेड पर लेट गए और हेडबोर्ड से सटिक आए पिछली बातों के बारे में सोचने लगे। श्रद्धा की शादी के बाद वो सबसे कटा कटा सा रहने लगे थे। जिंदगी में काम के अलावा और किसी चीज़ से मतलब नहीं था। पूरे 7 साल बाद जब आस्था से उनकी ज़िंदगी में दस्तक दी, तब धीरे धीरे वापस युवराज ने आस्था की खातिर ज़िंदगी जीनी शुरू की। लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं पुरानी यादों में गुम से रहा करती थी। यही सब सोचते हुए उनकी पलकें खुद ब खुद बंद हो गई। उनके सोने से कम श्रद्धा दबे पांव उनके कमरे में आई और उसके सर पर फेरते हुए बोली, हम जानते हैं मिस्टर राठौर कि आप अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आस्था में तो आपकी जान बसती है। इतना कहकर वह मुस्कुरा दी और युवराज का सर तकिए पर रख कंबल ठीक से उड़ाकर वहीं बैठकर उन्हें निहारने लगी। उनके हाथ बढ़ाकर लैंप ऑफ किए और उनका चेहरा देखते हुए वहीं उन्हीं के पास बैठे बैठे सो गई। कल हमारे पास मौका है, वो कल युवराज विला से बाहर आने वाली हैं। ठीक है, कल उठा लो उसे, लेकिन राठौर उसके साथ ही रहेगा पूरे वक्त।
तुम उसकी चिंता मत करो, हजारों की भीड़ होगी कल, मौका मिल जाएगा। जी। और एक बात याद रखना, क्या सरकार, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि इसमें हमारा हाथ है, क्योंकि युवराज सिंह राठौर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ठीक है सरकार। कल श्रद्धा आपके सामने होगी। सुबह का वक्त युवराज मिला। सूरज की किरणें खिड़की से छिनकर युवराज के कमरे में आ रही थी। जब रोशनी युवराज के चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। सामने श्रद्धा का चेहरा देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उनका हाथ पकड़े उनके सीने पर सर रखे सो रही थी। उसे देख युवराज मन ही मन बोले, ये ख्वाहिश तो हमने कभी की ही नहीं थी कि आंखें खुली और सामने आपका चेहरा हो। उस रब ने हमें इतना दे दिया कि और कुछ मांगने की हमारी ना तो ख्वाहिश है और ना ही औकात। आपके चेहरे पर ये सुकून भरी मुस्कुराहट रहे, बस हमारी इतनी सी दुआ है। उन्होंने धीरे से श्रद्धा का सर हटाकर तकिए पर रखा और अपना हाथ छुड़ाकर खड़े हो गए। उन्होंने कुछ पल सोती हुई श्रद्धा को देखा और फिर उसे धीरे से उठाकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गए। ये तो शुक्र था कि इस वक्त हॉल में कोई नहीं था, वरना आज तो युवराज के चारों दोस्तों ने छेड़ छेड़ कर उनका जीना दुश्वार कर देते। उन्होंने लाकर उसको बिस्तर पर लिटाया और जिम में चले गए। तकरीबन 1 घंटे बाद उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। वो खुद बोली, हम तो रात मिस्टर राठौर के कमरे में थी। फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बेड से उठी और नहाकर कुर्ती प्लाजो पहन दुपट्टा कंधे पर लेकर किचन में आई। उसने पानी उबलने के लिए रखा और उसी के साथ गुनगुनाने लगी। कुछ मिनट बाद पानी गर्म हो गया। उसने पानी सिपर में डाला और साथ में पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर ढक्कन बंद कर जिम की तरफ बढ़ गई। युवराज ट्रेडमिल पर भाग रहे थे। वो उनके पीछे से बोली, सुनिए। उसकी आवाज़ सुनकर युवराज के चेहरे पर बरबस मुस्कुराहट आ गई। वो ट्रेडमिल की स्पीड कम करते हुए बोले, सुनाइए। ये आपका पानी यहाँ रखा है। आज भी शहद डाला है ना आपने? जी। और आपको यही मिलेगा, वो अकड़ कर बोली। जो हुकुम सरकार, युवराज ने हंसते हुए कहा तो वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। काश ऐसा हो सकता कि हमेशा ऐसे ही रह पाती, लेकिन इनकी ज़िंदगी में अभी एक तूफान आना बाकी है, जिसके गुजरने के बाद ही हम अपनी श्रद्धा को वापस पा सकेंगे। युवराज ने सिपर को देखते हुए कहा, शिप्रा जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। अर्जुन अपनी कलाई की घड़ी बांधते हुए शिप्रा के कमरे में आया। बस 5 मिनट अर्जुन, 5 मिनट? बोल बोल कर 50 मिनट लगा दिए हैं तुमने। हाँ तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? और तुम ये टिपिकल हस्बैंड जैसे ताने मत दो। शिप्रा अपनी साड़ी के प्लेट्स ठीक करते हुए बोली, मैं टिपिकल हस्बैंड की तरह ताने दे रहा हूँ तो तुम भी यूँ टिपिकल वाइफ जैसी हरकतें कर रही हो। अर्जुन ने मुंह बनाकर कहा तो वो चिढ़ते हुए बोली, ओफो अर्जुन, एक तो ये प्लेट्स नहीं बन रही और दूसरी तुम्हारी बातें। अर्जुन ने उसे अपनी तरफ करते हुए कहा, लाओ मैं हेल्प करता हूँ। तुम्हें आता है? एक बच्ची ने सब सिखा दिया। वो शिप्रा के हाथ से आंचल लेते हुए बोला। शिप्रा झुमके पहनते हुए बोली, बच्ची? कौन? आस्था? उसके स्कूल फंक्शन के लिए उसे तैयार करने की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। कहते हुए उसने प्लेट्स को पिन अप कर दिया। मतलब आस्था ने भाई के साथ साथ तुम सबकी भी ड्यूटी लगा रखी है। शिप्रा अपने बाल ठीक करते हुए बोली। अर्जुन वहीं बेड पर पसरते हुए बोला, जान बसती है उसमें हम सबकी। जानती हो शिप्रा, उसके आने के बाद मानो सारी खुशियां हमारे घर आ गई हों। 6 साल पूरे हो गए आस्था को हमारी जिंदगी में आए, लेकिन लगता है जैसे कल की ही बात हो जब युवराज नन्ही सी उस परी को घर लेकर आया था। उसकी एक खास बात बताऊं शिप्रा? बताओ ना। आस्था ना कभी रोती नहीं थी, हमेशा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मैं टुकुर टुकुर देखती रहती थी। सबसे ज़्यादा वो संजय के क्लोज हैं। सारी हरकतें उसी के जैसी हैं, लेकिन सबको अपने इशारों पर नचाने के मामले में वो युवराज पर ही गई है। आस्था के बारे में बताते हुए अर्जुन के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है ना अर्जुन? शिप्रा ने उसकी तरफ पलटते हुए पूछा। बहुत ज़्यादा। जब हमारा बच्चा आएगा ना शिप्रा, तब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा और बहुत सारा प्यार करूंगा, तुमसे भी ज़्यादा। वो बच्चों की तरह आंखें नचाकर बोला तो शिप्रा बस मुस्कुरा दी। आखिर उसकी बातों का वो क्या जवाब देती। आस्था, क्या हुआ बच्चा? आप इतना सैड क्यों हो? श्रद्धा ने अपने बाल को कंघी करते हुए बेड पर बैठी आस्था से पूछा। आस्था जो अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों पर अपना चेहरा टिकाए बैठी थी, वो बोली, आज पप्पा चले जाएंगे, मैं उन्हें बहुत मिस करूंगी। सैड मत होइए आस्था, पप्पा फिर से आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर आपसे मिलने। श्रद्धा आस्था की अलमारी खोलती हुए बोली। आस्था अपनी जगह पर खड़ी होकर बोली, वो तो है मम्मा, लेकिन पापा जा ही क्यों रहे हैं? यहाँ नहीं रुक सकते हमारे साथ? श्रद्धा ने उसकी तरफ देखा। नन्ही सी आस्था के चेहरे पर ढेर सारी उदासी देखकर उसे अच्छा नहीं लगा।
वो उसके पास आई और उसे गोद में उठाते हुए बोली, आप हमें एक बात बताइए, क्या मम्मा आप स्कूल से जल्दी क्यों वापस आना चाहते हैं? क्योंकि मुझे जल्दी से अपनी मम्मा और पापा के पास जाना होता है। उसके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता और बहुत याद भी आती है। श्रद्धा अपने दोनों हाथों से इशारे करते हुए बोली, तो जैसे हमारी आस्था को हमारे बिना अच्छा नहीं लगता, हमारी याद आती है, वैसे ही पप्पा को भी अपने मम्मा पापा की याद आती होगी ना? हाँ मम्मा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और हैप्पी फेस के साथ पप्पा को बाय बोलना। ओके मम्मा। वैसे मम्मा एक बात पूछूं? पूछो ना बेटा। पापा आएंगे हमारे साथ? आएंगे, इसीलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। उसके बात सुनकर वो खुशी से श्रद्धा के गले लग गई। श्रद्धा, आस्था तैयार हुई कि नहीं? युवराज ने आस्था के रूम के दरवाजे को नॉक करते हुए कहा। बस 5 मिनट पापा, अंदर से उसकी आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनकर युवराज बड़बड़ाने लगे। पता नहीं इन माँ बेटी को कौन सी तैयारी चल रही है जो पूरी ही नहीं होती। सब नीचे इन्हीं का इंतजार कर रहे हैं और इन दोनों का तो कोई होश ही नहीं है। बस कीजिए पापा, और कितना कोसोगे हमें? आस्था उनकी कुर्ता खींचते हुए बोली। तो उन्हें ध्यान आया कि दरवाज़ा खुल चुका है और वो उनके सामने खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। उन्होंने आस्था की तरफ देखकर इशारे से पूछा, आपकी मम्मा कहाँ है? उसने अंदर की तरफ इशारा किया। श्रद्धा बाहर की तरफ ही आ रही थी। युवराज ने नसें उठाकर उस तरफ देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। दिल बेतहाशा धड़कने लगा। पलकें झपकना भूल गई और आस्था ने उन्हें देखकर मुस्कुराकर अपना माथा पीट लिया। लाल बॉर्डर की सफ़ेद रंग की नौवारी साड़ी, कलाइयों में भरी भरी लाल रंग की चूड़ियों के साथ सोने के कंगन, बाजू पर बाजू बंद, गले में छोटा सा हार, आंखों में काले सुरमे की धार, होंठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक, लंबे बालों का जूड़ा, नाक में पेशवाई नथ और दोनों भव के बीच चंद्राकार की बिंदी लगाए युवराज की श्रद्धा बेहद खूबसूरत लग रही थी। श्रद्धा की नज़रें जब युवराज पर पड़ी तो उनकी भी निगाहें कुछ पल के लिए ठहर सी गई। सफ़ेद रंग का कुर्ते के साथ पठानी, एक हाथ में घड़ी, बालों को सलीके से सेट किए हल्के बियर्ड लुक के साथ युवराज भी कुछ कम नहीं लग रहे थे। दोनों को एक दूसरे में उलझे देख आस्था तेज आवाज़ में बोली, यहाँ मैं भी हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों ने चेपते हुए नजरें हटा ली। और यूँ जल्दी आ, नीचे से संजय ने आवाज़ दी तो युवराज ने आस्था को गोद में उठाया और श्रद्धा के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। तीनों को देखकर सबकी नजरें उन पर थम गई। तीनों एक परफेक्ट स्वीट फैमिली लग रहे थे। काकी उनकी भलाई लेते हुए बोली, किसी की नज़र ना लगे तीनों को। थू थू थू। उन्हें यूं करती देख सब मुस्कुरा दिए। युवराज नीचे आए और वल्लभ जी बोले, अब चले वरना देर हो जाएगी। सब उनकी बात मानते हुए बाहर आए और अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर पंडाल की तरफ निकल गए। बेहद खूबसूरत लग रही हैं आप, युवराज ने श्रद्धा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त दोनों गाड़ी में थे। शुक्रिया मिस्टर राठौर, और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो भी उनकी तरफ देख मुस्कुरा कर बोले, शुक्रिया। युवराज ने सिर्फ इतना ही कहा और सामने की तरफ देखते हुए गाड़ी ड्राइव करने लगी। वो भी बाहर की तरफ देखने लगी। जारी है, आज श्रद्धा को युवराज बचा पाते हैं या नहीं, अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।